Hello everybody, I am Dr. Gaurav Saxena sir, and today we will discuss a very important topic, Piaget's cognitive development. ये जो टॉपिक है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो सी टेट, यूपी टेट, एनवीएस, केवीएस और अदर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। और आज मैं आपको इतना रोचक और आसान तरीके से पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझाऊंगा कि इसको सुनने और समझने के बाद आप लगभग सभी सवालों को अच्छे से कर पाएंगे जो पियाजे के सिद्धांत से संबंधित होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। नाउ, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो पियाजे महोदय हैं वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे, इसलिए इनको बोलते हैं स्विस साइकोलॉजिस्ट। तो ही वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट और ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डेवलपमेंटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो ही इज अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है जीन पियाजे। इनका पूरा नाम है जीन पियाजे और इन्होंने ये जो सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत सन 1936 में दिया था। तो जैसा कि नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, तभी इस सिद्धांत को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो वर्ड है कॉग्निशन, कॉग्निशन से कॉग्निटिव बना है। तो जो भी ज्ञान, संज्ञान या बुद्धि से संबंधित बात है वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। संज्ञान से संबंधित जो भी है वो कॉग्निशन है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। यानी किस प्रकार से समझ का या बुद्धि का विकास होता है, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें पियाजे महोदय ने समझाया कि बच्चा किस प्रकार से नॉलेज को प्रोसेस करता है। हाउ अ चिल्ड्रन या हाउ अ चाइल्ड प्रोसेस नॉलेज। वो जो ज्ञान है उसको किस प्रकार से प्रोसेस करता है या उसको अर्जित करता है। हाउ अ चाइल्ड प्रोसेस नॉलेज, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समझाया गया। इसके अलावा बच्चा किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करता है एक मॉडल जिससे कि वो रिप्रेजेंट करे अपने वर्ड को। सो द चाइल्ड कंस्ट्रक्ट ए मॉडल टू रिप्रेजेंट द वर्ड। ठीक है, तो यहाँ इस प्रोसेस में बच्चा एक मेंटल मॉडल बना लेता है, अपने दिमाग में एक प्रतिमान बना लेता है बालक, जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड, एक मेंटल मॉडल बनाता है टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बालक एक मेंटल मॉडल बनाता है जिससे वो अपने वर्ल्ड को, अपने संसार को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की वजह से और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके जो डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो इट इज ए प्रोसेस विच अकर्स ड्यू टू बायोलॉजिकल मैच्योरेशन and the interaction of the child with the environment. Biological maturation and the interaction of the child with environment. यानी जो छात्र है या बालक है वो जो बायोलॉजिकली मैच्योर होता है और अपने एनवायरनमेंट के साथ जो वो अंतःक्रिया करता है, तो इस प्रोसेस के बीच में ही उसके संज्ञान का विकास होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब जो पियाजे महोदय हैं उन्होंने अपने इनिशियल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को एक टेक्निकल टर्म दिया, एक नाम दिया। पियाजे महोदय ने उनका जो इनिशियल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर था, यानी प्रारंभिक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, उसको उन्होंने एक वर्ड दिया, एक नाम दिया, जो टेक्निकल टर्म जिसको बोलते हैं स्कीमा,
SCHEMA। स्कीमा का मतलब होता है अवधारणाएं। तो पियाजे ने अपने इनिशियल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को स्कीमा नाम से संबोधित किया। अब स्कीमा क्या है? जिस प्रकार से जो सेल है, इट इज द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल या कोशिका, उस प्रकार से स्कीमा क्या है? वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इसका नॉलेज का, ज्ञान का। स्कीमा इज द बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज, और यू कैन से द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है या बेसिक यूनिट है नॉलेज की या ज्ञान की, जिसके आधार पर बालक कुछ मेंटल मॉडल बनाता है और अपने वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज, और यू कैन से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ विच ए चाइल्ड मेक्स मेंटल मॉडल्स टू रिप्रेजेंट द वर्ड। यानी इन्हीं आधार पर बालक मेंटल मॉडल्स बनाता है, मेंटल मॉडल्स टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड, जिससे वो अपने संसार को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो स्कीमा है वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का बेस है, बेसिक यूनिट है। एक बात ये बहुत ध्यान रखिएगा, स्कीमा क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नॉलेज, और इट इज द इनिशियल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर गिवन बाय पियाजे। तो हम बात कर रहे थे स्कीमा जो है बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज है, इन्हीं के आधार पर बालक का ज्ञान बनता है और ज्ञान का वो अर्जन करता है। तो जैसे जितना छोटा बालक होगा उसमें स्कीमा की संख्या कम होती है और वो उसके स्कीमा अपरिपक्व होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है स्कीमा की संख्या बढ़ जाती है और वो ज्यादा इलेबोरेट और वो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है पैदा से लेके लगभग 1-1.5 साल तक का, तो उसके अंदर स्कीमा होता है सकिंग स्कीमा। स्मॉल बेबी में सकिंग स्कीमा होता है, सकिंग यानी कि वो हर वस्तु को मुंह में रख के चूसता है, सकिंग स्कीमा होता है। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को अपनी उंगली या अंगूठा पकड़ने को देंगे तो वो पकड़ के सीधा मुंह में रख लेता है और उसको वो चूसता है। आप उसको कोई खिलौना दे दीजिए छोटा, उसको भी वो मुंह में रख के चूसेगा। आप कुछ टॉफी देंगे तो वो चूसेगा और खुश हो जाएगा, मीठा है। कुछ उसको आपने कड़वा दे दिए चूसने के लिए तो फिर वो चिल्लाएगा, रोएगा। तो छोटे बच्चे के अंदर ही सकिंग स्कीमा होता है, और जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके स्कीमा एलेबोरेट हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और वो ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं। तो अब सवाल है ये स्कीमा डेवलप कैसे होता है, इन स्कीमा का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो स्कीमा जो बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज है इनके डेवलपमेंट की 3 प्रक्रियाएं हैं जिनको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। पहली प्रक्रिया है एसिमिलेशन। दूसरी प्रक्रिया है एकोमोडेशन, और तीसरी प्रक्रिया है इक्विलिब्रेशन। तो ये एसिमिलेशन मतलब आत्मसातीकरण, एकोमोडेशन मतलब और इक्विलिब्रेशन मतलब व्यवस्थापन, और एकोमोडेशन मतलब समायोजन, और एसिमिलेशन मतलब आत्मसातीकरण। यानी आत्मसातीकरण, समायोजन और व्यवस्थापन, ये 3 प्रक्रियाएं हैं जिनसे किसी बालक का जो स्कीमा है वो डेवलप होता है। इसको बोलते हैं हम आत्मसातीकरण। इसको बोलते हैं हम समायोजन या समावेशन भी कह देते हैं, समावेशन या समायोजन। और यह है आपका सामयिक व्यवस्था, बैलेंस या व्यवस्थापन बोल देते हैं, व्यवस्थापन या साम्यिक व्यवस्था या इक्विलिब्रेशन। अब मैं आपको ये तीनों प्रक्रियाएं जिससे स्कीमा डेवलप होते हैं उसको समझाता हूं। तो हम बता रहे थे एसिमिलेशन की प्रक्रिया में बालक क्या करता है, जो उसके अंदर उपस्थित पहला कोई विचार है उसमें नए विचार को जोड़ता है या नए विचार को वो ऐड करता है। ये जो प्रक्रिया है यही एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण कहलाती है। अब हम दूसरी प्रक्रिया पे आते हैं जिससे हमारे स्कीमा या नॉलेज डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं समावेशन। तो एकोमोडेशन क्या है?
ये मॉडिफिकेशन है एक्सपीरियंसेस का, ये मॉडिफिकेशन ऑफ द नॉलेज, मॉडिफिकेशन ऑफ द नॉलेज विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी कि जब कोई हमारी प्रीवियस नॉलेज काम नहीं करती है, प्रीवियस स्कीमा काम नहीं करता है, तब उसको मॉडिफाई करते हैं। तो दिस मॉडिफिकेशन प्रोसेस या मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज और एग्जिस्टिंग स्कीमा। इस प्रक्रिया में हम एग्जिस्टिंग नॉलेज का या एग्जिस्टिंग स्कीमा का मॉडिफिकेशन करते हैं जब जो पुराना ज्ञान है वो उतना कारगर सिद्ध नहीं होता। और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की वजह से हम व्यवस्थापन की स्थिति तक पहुंचते हैं, या बालक जो है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन द्वारा इक्विलिब्रेशन की अवस्था तक पहुंचता है। तो बेसिकली ये क्या है? इट इज द बैलेंसिंग, इट इज द बैलेंसिंग और यू कैन से कॉग्निटिव बैलेंसिंग between the new knowledge with the old one, or you can say between assimilation and accommodation। ये प्रक्रिया है जिससे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में हम एक बैलेंसिंग करते हैं, या न्यू नॉलेज को ओल्ड नॉलेज के साथ हम बैलेंस करते हैं। तो इस प्रकार से एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से हम व्यवस्थापन की स्थिति तक बालक पहुंचता है। और ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को हम कलेक्टिवली एडेप्टेशन भी बोल देते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है एडेप्टेशन। तो पियाजे ने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को कलेक्टिवली एडेप्टेशन भी कहा है अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कंसेप्ट। तो अब हम आपको ये तीनों प्रक्रियाओं को एक उदाहरण से समझाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि जो स्कीमा का डेवलपमेंट है इन तीनों प्रक्रियाओं से किस प्रकार से होता है। तो एक उदाहरण लेते हैं। एक बालक अपने पिताजी के साथ मार्केट गया, तो वहां पर उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिनके बाल बहुत कम थे, यानी बाल्ड थे वो, और साइड में उनके बाल ज्यादा थे, लंबे लंबे बाल। तो उनको देखकर वो चिल्लाया, बोला जोकर जोकर जोकर, इस तरह से। क्योंकि कुछ समय पहले वो सर्कस गया था और वहां जो जोकर को देखा था उसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही था। उनके सर के टॉप में तो बाल बहुत कम थे और साइड में लंबे लंबे बाल थे। तो उसने एसिमुलेट कर लिया उस प्रीवियस नॉलेज से। जो सर्कस में जो जोकर देखा और जो आज मार्केट में व्यक्ति देखा, उसने एसिमुलेट कर लिया। यानी प्रीवियस नॉलेज जो जोकर की थी सर्कस में, उसको आज जो व्यक्ति देखा मार्केट में उससे एसिमुलेट कर लिया। तो ये तो होगी एसिमुलेशन, यानी प्रीवियस नॉलेज में कुछ नया ऐड करना। मगर अभी उसके पिताजी ने उसको टोका, तो अब एक डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति आ गई, नई सिचुएशन आ जाती है। टोका, बेटा ये जो अंकल है, ये जो व्यक्ति है, जोकर नहीं है, क्योंकि ना तो ये वैसे कपड़े पहने हुए हैं, ना ही कोई फनी काम कर रहे हैं, कोई हंसी मजाक कर रहे हैं जैसे वो जोकर कर रहे थे सर्कस में। तो ये जो नई सिचुएशन आई, इसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम हुआ। अब वो बालक को ये समझ में आया, उसने एकोमोडेट किया कि हर व्यक्ति जिसके बाल कम हैं या साइड से बाल ज्यादा हैं वो जोकर नहीं होगा। जोकर वही होता है जो सर्कस में काम कर रहा है, जिसने कलरफुल ड्रेस पहनी हो और वो फनी थिंग्स कर रहा हो, हंसी मजाक के चुटकुले कर रहा हो। तो ये प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो बालक है वो भी एसिमुलेशन और एकोमोडेशन द्वारा इक्विलिब्रियम की अवस्था तक पहुंचता है। एक और उदाहरण से भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हमने छात्र को या छोटे बालक को एक 4 पैर वाला और पूंछ वाला एक जानवर दिखाया और उसको बोला, उसने पूछा क्या है पापा ये, उसको बताया बेटा ये कुत्ता है। तो उसके समझ में आ गया जिसके 4 पैर हैं, लगभग कम हाइट होती है और एक पूंछ होती है, वो कुत्ता होता है। अब कुछ दिनों बाद उसने उसी तरह का एक और जानवर देखा जिसके 4 पैर थे और पूंछ थी, उसको उसने कुत्ता कहा, मगर वो तो बंदर था। तो पिताजी बोले बेटा ये जो क्या है, ये कुत्ता नहीं है, ये बंदर है। तो जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था कुत्ते के प्रति, जो कुत्ते को वो समझते थे, ठीक है, अब वो नई सिचुएशन आ गई, उसी तरह का प्राणी है मगर वो कुत्ता नहीं है। तो जब नई सिचुएशन आई तो डिसइक्विलिब्रियम हुआ। तो फिर फादर ने समझाया कि हर 4 पैरों वाला और पूंछ वाला जो प्राणी है वो डॉग ही हो, जरूरी नहीं है। तो उसको समझ में आ गया कि कैरेक्टर्स सेम हो सकते हैं
मगर फिजिकली वो वैरी करते हैं। तो हर 4 पैरों वाला जो प्राणी है वो कुत्ता नहीं है, वो बंदर भी हो सकता है, वो शेर भी हो सकता है, वो घोड़ा भी हो सकता है, वो भैंस भी हो सकती है। तो ये जो उसने नया स्कीमा मॉडिफाई किया, एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई किया, दैट इज एकोमोडेशन। तो इस प्रकार से एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के द्वारा हम इक्विलिब्रियम की अवस्था तक उस बालक को पहुंचाते हैं या बालक पहुंचता है। अब हम आपको 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे समझाएंगे। तो पियाजे महोदय ने 4 स्टेजेस दी हैं जिनका एक क्रम है और ये इसी क्रम में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो जो पहली स्टेज है उसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी स्टेज को हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी जो अवस्था है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और जो 4th स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसको इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं। जो प्री ऑपरेशनल है इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और जो कंक्रीट ऑपरेशनल है इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और जो लास्ट 4th स्टेज है उसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। अब इस पर एक सवाल बनता है, ये अवस्थाएं किस किस उम्र के बीच में पाई जाती है? तो इस पर ध्यान दीजिए। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। प्री ऑपरेशनल 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था है। जो कंक्रीट ऑपरेशनल है वो 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था है, और फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष या उससे आगे तक की अवस्था है। तो ये जो एज गैप है और जो आयु है इस पर आप बहुत ध्यान दीजिए। कई बार सवाल पूछ लेते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस और किस उम्र के बीच की अवस्था है? तो ये 7 से 11 वर्ष के बीच की अवस्था को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अब इसके बाद में आपको इन सभी स्टेजेस के, चारों स्टेजेस के मुख्य कैरेक्टर समझाऊंगा जिन पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। पियाजे की जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं, और ये जन्म से लेके 2 वर्ष की अवस्था तक रहती है। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है जो एक्टिविटीज होती है इसमें वो सेंस ऑर्गन्स और मोटर एक्टिविटीज होती है। यानी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो हमारे अध्यापक हैं। सेंस ऑर्गन्स आर द टीचर्स फॉर ए स्मॉल किड ऑफ 0 to 2 years। तो जो छोटा बालक है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का, वो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा और अपनी गामक क्रियाओं के द्वारा ही सीखता है, और वही उसके अध्यापक के रूप में कार्य करता है। एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एक छोटा बालक है, आप उसके पास कोई खिलौना रख दीजिए तो वो खिसक कर उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो जो खिसका और उसने पकड़ा, ये तो मोटर एक्टिविटी हो गई। उसने देखा कैसे? आंखों से। तो सेंस ऑर्गन्स का यूज किया उसने आंखों का, और उसने मोटर एक्टिविटीज के द्वारा उस खिलौने को पकड़ लिया। तो इस प्रकार से जो बालक है सेंस ऑर्गन्स और मोटर एक्टिविटीज के द्वारा अपना ज्ञान अर्जित करता है इस अवस्था में। इसमें इस अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस देखने को आता है। इस पे सवाल भी आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व किस अवस्था की विशेषता है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु, परमानेंस यानी कि वो फिक्स्ड है। शुरुआत में जो बच्चा है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता। जन्म से लेकर लगभग 8-9 महीने तक का बालक, हम उसको अगर कोई वस्तु या खिलौना दिखाते हैं और उसको हम हटा दें तो आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, तो उसको भूल जाता है। और जब 9 महीने या उससे बड़ा होता है, वो लगभग 9 से 15 महीने या 18 महीने तक, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। अब हमने कोई उसको वस्तु दिखाई, मान लीजिए मोबाइल दिखाया और उसको हमने हटा दिया, मगर अब वो समझता है कि ये कोई वस्तु है, यानी कि ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर होता है। वो ये नहीं जानता ये मोबाइल है, मगर वो ये समझ गया कि ये वस्तु है, इसकी एक परमानेंट वैल्यू है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इस स्टेज में डेवलप हो जाता है। यानी कि अब कोई वस्तु नहीं भी दिख रही है तो अभी उसका अस्तित्व है, इतना वो बालक समझने लगता है। नेक्स्ट है इमिटेशन। आप देखते हैं इस उम्र के बालक जो है, हम उससे जो भी बोले उसको वो अनुकरण करते हैं, है ना। डेफर्ड इमिटेशन होता है, वो अनुकरण करते हैं। आप उससे बोलो चा चा तो लगातार चा 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 ऐसा बोलता रहेगा वो। और कई बार हम देखते हैं छोटे बच्चे कुछ ना कुछ शब्दों को या वर्णों को कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहते हैं लगातार। तो ये इमिटेशन की प्रोसेस भी इस अवस्था की एक मुख्य कैरेक्टर है। इसके अलावा अभी लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होता है, यानी कोई पूरे सेंटेंस या वाक्यों का इस्तेमाल बच्चा नहीं कर पाता है।
और उसको कोई भी आइडिया नहीं होता ऑब्जेक्टिव रियलिटी का कि जो वस्तुएं हैं वो सही में है या नहीं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी का उसको कोई भी अंदाजा नहीं होता या ज्ञान नहीं होता है। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें हमको ऑब्जेक्ट परमानेंस और इमिटेशन पे बहुत विशेष ध्यान देना है। तो अब हम सेकंड स्टेज यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इस स्टेज को फर्दर दो भागों में भी डिवाइड किया है। पहली प्री कंसेप्चुअल स्टेज जो 2 से 4 वर्ष तक चलती है, और दूसरी इंट्यूशनल स्टेज जो 4 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। अब इस स्टेज को हम बोल सकते हैं स्कूलिंग एज, क्योंकि इसी स्टेज में बच्चा विद्यालय में दाखिला लेके पढ़ना शुरू करता है। तो ये प्री चाइल्डहुड स्टेज भी है, ये स्कूलिंग स्टेज भी है, और इस वक्त बच्चा खेल खिलौने में बहुत इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम टॉय एज भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज द टॉय एज और द प्री चाइल्डहुड स्टेज और द स्कूलिंग स्टेज। नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज। तो इसमें मुख्य विशेषता क्या है कि इसी स्टेज में जो लैंग्वेज की एबिलिटी डेवलप होती है, यानी भाषा का विकास जो है इसी अवस्था में शुरू होता है, और अब बच्चा अपने विचारों को सही भाषा और वाक्यों के द्वारा समझाने लगता है। वो दूसरे की बात भी समझता है और अपनी बात को भी वाक्यों में समझाना शुरू कर देता है। तो लैंग्वेज एबिलिटी डेवलप होना इसकी मुख्य कैरेक्टर है। इसके अलावा जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन भी देता है, वो कई बार इशारों में भी अपनी बात को समझाता है। कई बार वो गुस्सा तो ऐसे रूठ के बैठ जाएगा, तो वो सिंबल से भी अपने एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। और खुश है तो बहुत मुस्कुराएगा, तो ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। इसके अलावा जो उसकी रीजनिंग होती है ना, अभी लॉजिकल नहीं है, तार्किक क्षमता का विकास नहीं है। रीजनिंग तो शुरू हुई है मगर तर्क नहीं होता, उसमें लॉजिक नहीं होता है, तो ऐसी रीजनिंग को इलॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, और इसको हम ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी बोल देते हैं। इलॉजिकल रीजनिंग और द ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो बच्चे की जो रीजनिंग है वो उसमें तार्किक क्षमता नहीं दिखती है, ठीक है, और वो अपने इंट्यूशंस पर बेस्ड होता है। जो उसके अंतर मन में जो बात है, जो विचार है, उसी को सही मानता है। तो यानी कि रीजनिंग उसकी इलॉजिकल है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें ईगोसेंट्रिज्म, यानी जो ईगो का मतलब होता है मैं, वो सब कुछ मैं या आई, सारा जो वर्ड है उसका मैं में बसा हुआ है, यानी कि जो वो सोचता है ऐसा ही सब लोग सोचे, ये उसका मानना है। ईगोसेंट्रिज्म क्या है कि जो बालक का विचार है किसी एक तथ्य के लिए, ऐसा ही सब लोग सोचे, ये प्रोसेस है, ये ईगोसेंट्रिज्म है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, बच्चा सोचता है दैट व्हाट ही थिंक्स द अदर आल्सो थिंक्स इन द सेम मैनर, यानी जो वो सोच रहा है सभी लोग उस ढंग से उस बात को समझें, ये ईगोसेंट्रिज्म है। तो ये मुख्य विशेषता है प्री ऑपरेशनल स्टेज की। इसके बाद आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं उसमें भी बच्चा मान के चलता है इनमें भी जीवन है, इनमें भी लाइफ है। तो आप देखते हो इस एज के जो बच्चे हैं, 2 से लेकर 7 साल के बच्चे, कई बार अपने खिलौने के साथ ही खेलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ मार पिटाई भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और कई बार रात में उनके साथ सो भी जाते हैं। अगर आप उन्हें डांट दो तो वो रो जाएगा और अपनी किसी डॉल को या अपने पप्पी को या जो उसका खिलौना है टॉय, उसके साथ वो सो जाएगा उससे बात करता हुआ। तो इसीलिए इसको टॉय एज भी कहते हैं, और ये एनिमिज्म का भी कंसेप्ट है, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी वो लाइफ का या जीवन को मान के चलते हैं कि इनमें भी जीवन होता है। अब वो इंट्यूशन पर काम करता है, जो उसके अंतर मन में बात है उसी को सही मानेगा, तार्किक क्षमता वाली बात को वो नहीं समझेगा। सेंट्रेशन की बात करें, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेंट्रेशन, यानी वो किसी भी वस्तु पर एक ही पॉइंट पर फोकस कर पाता है। That the child is able to focus only on one aspect of a particular thing or concept, यानी कि वो एक से अधिक बातों पर फोकस नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर बच्चा टीवी देख रहा है और उससे आप खाने के लिए कहो तो वो टीवी देखता रहेगा, कार्टून, खाने पे फोकस नहीं कर पाता है, यानी कि एक समय में 2 काम नहीं कर पाएगा कि टीवी भी देख ले, कार्टून, और खाना भी अच्छे से खा ले। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है इरिवर्सिबिलिटी, यानी जो ऑपरेशंस है उनको वो रिवर्सिबल, उल्टा नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने किसी स्टूडेंट से कहा कि 2 × 5 10 होता है, तो वो 5 × 2 10 होता है, इसको समझने में दिक्कत होती है। 2 × 5 10 ये तो समझ जाएगा, और 5 × 2 10 है, इसको समझने में उसको दिक्कत होगी। तो ये इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी इस स्टेज में देखने को मिलता है। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं।
इनको आपको ध्यान देना है। तो अब हम पियाजे की तीसरी स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की डिस्कस कर रहे हैं, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है, और इसी को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इसको हम लेटर चाइल्डहुड स्टेज या प्री गैंग एज भी कहते हैं। गैंग एज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की मुख्य कैरेक्टर है। तो जो गैंग एज यानी ग्रुप में रहने की एज है, उससे पहले की अवस्था है प्री गैंग एज, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हमको देखने को मिलती है। जो मुख्य बात है, कॉन्क्रीट यानी जो मूर्त वस्तुएं हैं उसी पर ही कोई क्रिया या ऑपरेशन करेगा बालक। यदि मैंने उसको ये मार्कर दे दिया, ये मूर्त है, इसको देखकर, इसको पकड़कर वो कोई ना कोई क्रिया करेगा, वो कुछ गोल या कुछ चौकोर कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकता है। अगर दूसरी बात, यदि मैंने उसको एक डस्टर दे दिया तो डस्टर से वो इसको क्रिया करेगा, कुछ मिटा सकता है, कुछ नई चीजें भी उससे वो कर सकता है। तो मुख्य बात क्या है, थिंकिंग बाउंड टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें जो बालक की जो थिंकिंग है, जो विचारधारा है, वो सिर्फ जो मूर्त वस्तुएं हैं उनके आधार पर ही होती है। जो मूर्त वस्तु है उसको वो समझता है, और जो मूर्त नहीं है, जो सामने नहीं है, अमूर्त कंसेप्ट को वो नहीं समझता, ना ही उनपे वो क्रिया कुछ कर पाएगा। दूसरी बात, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेज में यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में इलॉजिकल थिंकिंग थी, यानी थिंकिंग में कोई क्रम नहीं था, कोई तर्क नहीं था, या लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। अब जब लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है तो बच्चा ना बहुत सारे सवाल करता है, व्हाई। वो पूछता है दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, मछली पानी में ही क्यों जीवित रहती है, बाहर निकाल दो तो क्यों मर जाती है। तो ये जो वाई का कंसेप्ट है ना, ये इसी स्टेज में डेवलप होता है, लॉजिकल थिंकिंग और वाई क्वेश्चनिंग करने का। ये बहुत इसकी मुख्य विशेषता है। इसके बाद इस स्टेज में रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, यानी वो सीधे और उल्टे दोनों क्रम में वस्तुओं को समझने लगता है। जैसे कि इससे पहले तक हमने कहा था कि 7 × 8 56, ये वो समझ पा रहा था, मगर अब इस स्टेज में उसको उल्टे क्रम में भी समझ लेता है कि 8 × 7 भी 56 होता है। तो ये रिवर्सिबिलिटी उसकी डेवलप हो जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट है डिसेंट्रेशन डेवलप। इससे पहले तक वो सिर्फ सेंट्रलाइज सोचता था, यानी फोकस करता था एक ही पक्ष पर किसी वस्तु के, फोकस इज ओनली एट द वन एस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग। पर यहाँ डिसेंट्रेशन डेवलप हो जाता है। जैसे आप देखिए, जो इस उम्र के बच्चे हैं वो खेल कूद में बहुत आगे होते हैं, बहुत मन से खेलते हैं, चाहे वो वीडियो गेम खेलें या कोई फिजिकल गेम खेलें बाहर। जैसे बैडमिंटन खेल रहा है कोई स्टूडेंट, कोई छात्र, कोई बालक, तो उसमें वो डिसेंट्रेशन का इस्तेमाल करता है। शटल को कितना दूर फेंकना है, कैसे ड्रॉप करना है, कैसे स्मैश लगाना है, उसमें सारा उसका कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी का, ब्रेन का, आईज का, हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स। तो यहाँ डिसेंट्रेशन डेवलप होता है, यानी एक ही समय में वो कई सारी क्रियाएं कर रहा है। ये डिसेंट्रेशन का कंसेप्ट है। इस अवस्था में बच्चे में ईगो सेंटर्स जो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। जो मैं वाला कंसेप्ट है, मैं या आई वाला जो कंसेप्ट है, उसका वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी अब वो दूसरे के विचारों को भी स्थान देने लगता है, और दूसरे के विचारों से भी वो नई बातों को सीखने समझने लगता है। अब 3 मुख्य बातें और रह गई हैं इस स्टेज में, जो कि कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, यानी वो ये समझता है यदि किसी वस्तुओं का हम शेप चेंज कर दें तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये 4 स्क्वायर लिए, अभी मैंने इनको एक साथ लगा रखा है, और यदि मैं इनको इस ढंग से लगा देता हूं तो क्या इसमें कोई अंतर है? बच्चा समझ जाएगा कि ये एक्चुअल में 4 स्क्वायर ही हैं। यदि हम उनका शेप चेंज कर दे रहे हैं या उनका पैटर्न चेंज कर दे रहे हैं तो उनके वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये कंजर्वेशन का कंसेप्ट है, यानी कि शेप चेंज करने से साइज में या वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। तो बच्चा इस स्तर पर ही कंजर्वेशन का कंसेप्ट समझ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को हमने मैंगो शेक दिया है क्लास में, और उसी को हमने एक बड़े कटोरे में पलट दिया, तो वो समझता है कि जितना वो ग्लास में था वॉल्यूम उतना ही उस कटोरे में है, भले ही वो कटोरा देखने में बड़ा दिख रहा हो। तो यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है यदि हम शेप चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट बात है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और द डिफरेंसेस,
यानी समानताओं और असमानताओं के आधार पर क्लासिफाई करते हैं किन्हीं वस्तुओं को या ऑब्जेक्ट्स को। तो इस उम्र के बच्चों में क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। जैसे हम उससे कहें कि अपने आसपास जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स, उनको क्लासिफाई करो, तो बिल्कुल क्लासिफाई कर देगा। वो बता देगा लिविंग कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और नॉन लिविंग कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। तो लिविंग में बता देगा वो मैन है, ह्यूमंस है, यानी कि डॉग है, काउ है, कैट है, जो भी उसको आसपास दिख रहा है, बर्ड है। नॉन लिविंग में जो भी उसके घर में, मान लीजिए कार है, साइकिल है, फैन है, बस, एंड सो मेनी थिंग्स। तो वो क्लासिफाई करना सीख जाता है। ये क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट भी इस स्टेज में डेवलप होता है। फिर है सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब है किसी चीज को क्रम में या ऑर्डर में या एक पैटर्न दे देना, वो सीरिएशन है। यानी किसी भी वस्तु को क्रम में लगा देना। यदि मैं बच्चों को कुछ अल्फाबेट दूं जिनका क्रम जम्बल्ड है, उल्टे सीधे हैं, तो उसको क्रम में लगा देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक क्रम दे दिया D E A X O Z, और मैं बच्चे से कहूं इसको सीरीज में लगाओ, एक क्रम में लगाओ, तो बच्चा जानता है सबसे पहले A आएगा, इसके बाद यहां से D आएगा, देन E आएगा, उसके बाद O, फिर X और फिर Z। तो ये सीरिएशन का कंसेप्ट है। तो ये तीनों कंसेप्ट इस स्टेज में डेवलप होते हैं और ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो अब हम जो चौथी अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष और उससे ऊपर की अवस्था है, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो अवस्था है एडोलेसेंस से एडल्टहुड की तरफ जाता है। सो इट इज द स्टेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एडोलेसेंस टू एडल्टहुड, और इसको गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि इस उम्र के जो बालक हैं 11 से 15 वर्ष की उम्र के, ये ग्रुप में या गैंग में रहना बहुत पसंद करते हैं और अधिक से अधिक अपना समय उस ग्रुप के साथ या अपने साथियों के ग्रुप के साथ ही देते हैं। तो उसमें पहली जो इसकी मुख्य विशेषता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की, वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त चिंतन का विकास होता है। अभी तक इससे पहले सिर्फ मूर्त चिंतन का विकास हुआ था, इस अवस्था में ही अमूर्त चिंतन का विकास होता है। ये मुख्य विशेषता है, ध्यान रखिए, इस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अभी अमूर्त चिंतन क्या है? जैसे मैंने आपको एक गुलाब का फूल दिखाया, तो उसमें मूर्त क्या दिख रहा है? वो फूल है, उसमें लाल रंग का फूल है, ये मूर्त है। अमूर्त क्या है? जो उसमें महक है, जो उसकी खुशबू है, वो अमूर्त है। तो इसी तरह के और अमूर्त कंसेप्ट होते हैं आपका लव है, हेट है, ब्यूटी है, ईमानदारी, ये सारे अमूर्त कंसेप्ट हैं। तो यहाँ पर उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट इज एज ऑफ डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग। यही वो अवस्था है जब बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है पूरी तरीके से विकसित होता है। 15-16 साल तक की अवस्था में बच्चा का जो इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? वो एक ही समस्या के कई प्रकार से हल सोचना शुरू कर देता है, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट में क्या है? बहुत सारी समस्याओं को का कोई एक हल वो ढूंढ लेता है, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या मतलब है? किसी भी समस्या को एक नए ढंग से हल करने के लिए सोचना, या किसी भी कार्य को एक नए और अद्भुत तरीके से करना, वो क्रिएटिविटी है या क्रिएटिव थिंकिंग है। तो ये तीनों तरह की थिंकिंग भी इस अवस्था में डेवलप होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अब फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो जो हाइपोथेसिस है होता क्या है? बेसिकली हाइपोथेसिस क्या है? टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम है। कोई समस्या आई, उसका जो संभावित उत्तर होता है, टेंटेटिव सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, वही होता है हाइपोथेसिस, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो इस वक्त कोई भी समस्या जब आती है तो बच्चा उस समस्या के समाधान के लिए परिकल्पना का निर्माण करना शुरू कर देता है और उस परिकल्पना के आधार पर उस समस्या का वो समाधान करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाइपोथेसिस को बनाने लगता है और उनको टेस्ट भी करने लगता है। इस वक्त बच्चे का जो संप्रेषण कौशल है, कम्युनिकेशन एबिलिटी, वो भी बहुत उच्च स्तर की होती है, क्योंकि इस वक्त उसका वोकैबुलरी बहुत डेवलप हो जाता है। वो हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है। नेक्स्ट इज हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। तो वही है, हाइपोथेसिस बना लेता है वो, और डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि अननोन से नोन की तरफ वो सीखना शुरू करता है और रूल्स से वो एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाता है। यानी पहले तो वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स चलता था, वो इंडक्टिव रीजनिंग थी जो शुरुआत की अवस्था में, और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? अननोन से नोन की तरफ चलना, या रूल्स से या लॉज से एग्जाम्पल की तरफ चलना।
तो ये डिडक्टिव रीजनिंग का भी इसका विकास इस अवस्था में होता है। एक और वर्ड है ईगोसेंट्रिज्म, जो आपने प्री ऑपरेशनल स्टेज में पहले पढ़ा है कि बच्चा सिर्फ मैं और जो उसका व्यू है उसके आगे किसी और की नहीं सोच पाता। अब वो जो ईगोसेंट्रिज्म है प्री ऑपरेशनल में विकसित होता है और उसके साथ साथ ही उस स्टेज के अंत में वो लगभग समाप्त हो जाता है। अच्छा, प्री ऑपरेशनल के बाद वो कंक्रीट ऑपरेशन में कहीं भी हमको ये कंसेप्ट नहीं दिखता है। मगर जो एडोलेसेंट एज है, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा ईगो होता है। वो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर देखने को मिलता है और उसको अपनी बात ही सही लगती है। यदि इस उम्र के बच्चों को या बच्चियों को हम डांटते हैं, हम पेरेंट्स या एज ए टीचर डांटते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है, वो हमसे एक दूरी बना लेते हैं। तो उनका ये ईगोसेंट्रिक बिहेवियर है, उनको लगता है जो उनका विचार है, जो उनका थॉट है, जिस तरह से वो सोच रहे हैं वही सही है, बाकी सब लोगों का कहना गलत है और वो मुझे अन्यथा ही टोक रहे हैं। तो ये ईगोसेंट्रिज्म एडोलेसेंट वाला इस अवस्था में देखने को भी मिलता है। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं जिन पे क्वेश्चंस आपके ध्यान रखिए। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन कर लेता है, कम्युनिकेशन डेवलप होता है, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग या हाइपोथेटिक मैथमेटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, ये सब डेवलप होती है। अब हम इस पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंसेप्ट के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी पियाजे ने जो बताया उसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो पहला इंपॉर्टेंट योगदान है, इन्होंने कहा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो एजुकेशन को छात्र के आधार पर ही केंद्रित किया जाए, यानी छात्र केंद्रित होनी चाहिए, उसके जो रुचि है, रुझान है, इंटरेस्ट है, उसके आधार पर एजुकेशन दी जाए। दूसरी बात, जो टीचर का रोल है वो इंस्ट्रक्टर की तरह नहीं है, टीचर एक फैसिलिटेटर है, यानी वो ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करे छात्रों को जिससे वो एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज में पहुंचे और खुद एज ए साइंटिस्ट, एज ए डिस्कवर वो नई चीजों को लर्न करे। तो यहाँ बच्चे को डिस्कवरी लर्निंग के लिए प्रेरित करना है और चाइल्ड एज अ डिस्कवरर, ये इंपॉर्टेंट बात है। और टीचर का काम है फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। यहाँ पर जो टीचर है वो बैलेंस मेंटेन करेगा टीचिंग में, यानी वो मूर्त और अमूर्त वस्तुओं का बैलेंस लेके समझाएंगे। सिर्फ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को ही नहीं समझाना है, बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं जिससे उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। अब अधिकतर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे लर्निंग में, क्योंकि छोटे उम्र के जो बच्चे हैं वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। इसके अलावा कोलैबोरेटिव और इंडिविजुअल एक्टिविटीज का इस्तेमाल करना है टीचर को। कोलैबोरेशन से क्या होगा, बच्चे में सोशल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होगा, उसमें सामाजिकता की भावना विकसित होगी, और जो वो इंडिविजुअल एक्टिविटीज या इंडिविजुअल टास्क करेगा तो वो एज ए साइंटिस्ट या एज ए डिस्कवरर वो बिहेव करेगा और वो इस देश के लिए कुछ योगदान देगा। तो ये मुख्य एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं जो पियाजे महोदय ने समझाए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सम अप करते हैं। इसके मुख्य बिंदुओं को मैं समझाऊंगा और फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझिए। तो जो इनिशियल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसको पियाजे ने स्कीमा कहा, और स्कीमा को डेवलप होने में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जो कि एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है और इक्विलिब्रिएशन है। तो एसिमिलेशन जैसे पहले बताया है, when we add something to the existing knowledge, यानी पूर्व का जो ज्ञान है, पूर्व का जो स्कीमा है, उसमें कुछ नया ऐड करना, that is assimilation। तो एसिमिलेशन के बाद साम्य की अवस्था आ जाती है, मगर जब कोई नई सिचुएशन आती है तो डिसइक्विलिब्रियम होता है, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। इसका मतलब है यानी जो पूर्व में अर्जित ज्ञान है अब वो वर्केबल नहीं है, तो एक नई कंडीशन आई जिससे डिसइक्विलिब्रियम हुआ, तो हम एकोमोडेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। अब एकोमोडेशन क्या है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो मॉडिफिकेशन किया एग्जिस्टिंग स्कीमा का, उसके बाद फिर यही एसिमिलेशन की प्रक्रिया, और इस प्रकार से स्कीमा डेवलप होता रहता है। और चाइल्ड का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इन 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, और ये स्टेजेस क्रमिक हैं, इसमें हम क्रम को ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। तो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी प्री ऑपरेशनल, कंप्लीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन। तो सेंसरी मोटर में सिर्फ जितनी भी लर्निंग है वो सेंसेस और मोटर रिफ्लेक्सेस के द्वारा होती है, और इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। प्री ऑपरेशनल में आपका क्या है, ईगोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट ध्यान रखना है, इरिवर्सिबिलिटी होता है, इसमें एनिमिज्म होता है, उसको हम टॉय एज बोलते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल में जो लर्निंग है बिकॉज ऑफ द कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, इसमें रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट आता है। 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और हैं, क्लासिफिकेशन है,
एक सीरिएशन है और एक इसमें कंजर्वेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, इससे पहले तक इलॉजिकल रीजनिंग थी। और लास्ट जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसका मुख्य जो कैरेक्टर है वो है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड द डाइवर्जेंट थिंकिंग एज वेल एज डिडक्टिव रीजनिंग. So this is about the nutshell of Piaget's cognitive development theory. Now we will discuss some important questions which are asked previously in the CTET and other exams. अब मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं जो पहले पूर्व में पूछे गए हैं. मानसिक संरचनाएं जो चिंतन की निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे महोदय ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया था? तो जीन्स, स्कीमा, परिपक्व या विकास के क्षेत्र. तो ध्यान रखिए, जो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर उसको स्कीमा बोला. तो करेक्ट आंसर है इसका नंबर 2, दैट इज स्कीमा. तो प्रश्न 2 में पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो उसमें 4 ऑप्शंस हैं. अनुकरण है, पुनर्वलन है, भाषा है और भौतिक विश्व के साथ अनुभव. तो देखिए, जो पियाजे ने बताया कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, उसका कारण क्या है? इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, यानी भौतिक विश्व के साथ अनुभव. ये उत्तर सही रहेगा. पियाजे के संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है. तो ये ध्यान रखो, संशोधित यानी मॉडिफिकेशन. तो मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग स्कीमा क्या होता है? उसको बोल देते हैं समावेशन या एकोमोडेशन. तो तीसरी, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था 0 से 2 इयर्स के दौरान बच्चा डैश के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है. तो आपको पता है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है. Dear students, today we have discussed the cognitive development theory given by Piaget in detail. और आज मैंने इस Piaget development theory के सभी important concepts को आपको explain किया है, जिन पर mostly questions बनते हैं. तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन. और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक भी मुझे प्रोवाइड करें, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है. और stay tuned for the coming videos for CTET preparation. Thank you.